हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी क्लास 9 है। हम गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की बुक कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए। तो चलिए बिना देरी के, और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण का इतिहास, इसका एक परिचय। तो ये बुक से हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इससे भी बहुत सारे वन लाइनर प्रश्न बन जाते हैं और प्रीवियस ईयर में देखने को भी मिले हैं। संवतः 1658 में, ठीक है, मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। ठीक है। और खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण 1715 के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच इंडिया कंपनी के कर्मचारी जॉर्सन जोशुआ केटलर ने लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण, ठीक है, जॉन ग्रिस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1700 जो कि 90 में आया था। ठीक है, किसके द्वारा हिंदी का प्रथम व्याकरण किसे बताया? जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर का अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का पहला व्याकरण है। ठीक है, अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हुआ। और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। ठीक है, तो उन रचनाओं को भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम पहली है जॉन फंग्यूरसन, ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। दूसरी है जॉन बार्थनिक गिल क्राइस्ट, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। ठीक है, इनकी दो है। और फिर है एस एच केलाग, इन्होंने ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875। ठीक है। फिर है ई ग्रिफ्स, ये आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896। आगे देख लेते हैं हेडले की है शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मोर्स लैंग्वेज। लल्लू लाल की हिंदी कवायद, श्रीलाल की भाषा चंद्रोदय, राम जतन की है भाषा तत्व बोधनी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम। यहाँ आपके देखिए कितने सारे इन्होंने दिए हैं। नवीन चंद्र राय, ठीक है, नवीन चंद्र राय, नवीन चंद्रोदय, ठीक है, 1869। फिर राजा शिव प्रसाद सिंध हितारे, सितारे हिंद, ठीक है, हिंदी व्याकरण 1870। पंडित हरि गोपाल, भाषा तत्व दीपिका, पादरी एंथरिंगटन, भाषा भास्कर, केशव राम भट्ट, हिंदी व्याकरण, ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा प्रभाकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा प्रभाकर, राम अवतार शर्मा, हिंदी व्याकरण, विश्वेश्वर दत्त शर्मा, भाषा तत्व प्रकाश, राम दहीन मिश्र, प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण, गोविंद नारायण मिश्र, विभक्ति विचार, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी कौमुदी। आगे देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी, ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 में। ठीक है, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी शब्दानुशासन 1957 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की ब्रजभाषा व्याकरण। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत आधार पर लिखने के लिए बनाने पर बल दिया था। और अंबिका प्रकाश वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। स्टेटमेंट याद रखिएगा। फिर है हिंदी कामदा प्रसाद गुरु को, गुरु जो हैं को हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी का व्याकरण है। ठीक है, संबंधित हिंदी का व्याकरण। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है आर्यन शर्मा, आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण, रामचरण वर्मा, अच्छी हिंदी, शिवेंद्र कुमार वर्मा, हिंदी व्याकरण का विविधता विवरण, शिवपूजन सहाय, व्याकरण दर्पण। ठीक है, दिमशित, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, स्वामी निगमानंद, हिंदी का मौलिक व्याकरण, रमाकांत अग्निहोत्री, हिंदी का एक मौलिक व्याकरण, बद्रीनाथ कपूर, परिष्कृत हिंदी व्याकरण, हरदेव बहारी, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, वचनदेव कुमार, वृद्ध, हिंदी भास्कर। आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ आए। फिर उसके बाद है वासुदेव नंदन प्रसाद, आधुनिक
हिंदी व्याकरण रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा का वृहद वह ऐतिहासिक व्याकरण। फिर है मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण्याक्षर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, व्यंजनों की 33 है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। इसमें कुल 52 ध्वनियां हैं और वर्णमाला की ध्वनियों की संख्या को लेकर काफी विवाद रहा है। ठीक है, तो यहाँ 11 स्वर 33 व्यंजन दे रखे हैं आपके सामने है। संयुक्त व्यंजन भी दे रखे हैं। संयुक्त व्यंजन में आपकी जो है क्षत्रज्ञ हो जाते अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग द्विगुण व्यंजन भी है। डाढ़ अनुस्वार में जो है आ के ऊपर ऊपर अंत में बिंदी आती है और विसर्ग में 2 बिंदी आती है। स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को क्या कहा गया है? अयोगवाह। ठीक है, स्वर और व्यंजनों के साथ इनका कोई योग नहीं हुआ। तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण उच्च स्थान उच्चारण स्थान मात्र जीभ की स्थिति और मुख और ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। अगर आपको ये आती हो तो ठीक है, ह्रस्व दीर्घ ये आपने पहले की क्लासों में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ए है स्वर, कंठ से बोला जाएगा। ह्रस्व मध्य में आ जाएगी जीभ की स्थिति, अर्धवृत्त मुख्य विवर, ओष्ठ की स्थिति उदासीन, कंठ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी इन्होंने टेबल दिया। आप एक बार इस टेबल को जरूर पढ़ लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं, सिंबलिक। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया गया है। उच्चारण स्थान पर देखते हैं कंठ से, कंठ यानी गले से, का घड़ा, तालु यानी तालु से, चा अच्छा जब आपकी जीव के ऊपर का हिस्सा है उसको छूती है तब वो तालु है। अच्छा झड़ा। ठीक है, मूर्धन्य टठ। ठीक है, दंत से दंत्या, टठ धन वत्स्य वत्सर्य दंत मूर्धन ना सा। ठीक है, होठ दोनों से पा मतलब दोनों होठ मिलते हैं। दंतो निचले होठ और ऊपर दांत वाह। ठीक है, स्वर यंत्री कंकाली क। और प्रत्न के आधार पर देख लेते हैं, 2 ढंग से है। अभ्यांतर, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन यर अलावा उष्म व्यंजन श स है और अर्ध य अव। पार्श्विक लय अवलुंठित प्रकंपित जिसे कहते हैं वो रा हो जाएगा। अनुशासिक में आप देख सकते हैं न मा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर घोष। ठीक है, इसमें 12 आएंगे। या घोष में प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, शब्द भेद देख लेते हैं। शब्द के भी 2 हैं, विकारी और अविकारी अवयव। विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जाते हैं। अविकारी में और अवयव में आ जाते हैं क्रिया विशेषण संबंध सूचक समूचय बोधक और विस्मय आदि बोध। रचना और बनावट के आधार पर 3 है। क्या भेद है देख लेते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़िक। उत्पत्ति इतिहास विकास के अनुसार 4 तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द। वाक्य के अनुसार शब्दों के कितने भेद बताए हैं? 8 बताए गए हैं। तो यहाँ से जो है हमारा संज्ञा टॉपिक शुरू हो जाता है। संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु पदार्थ व्यक्ति का बोध होता है। जाति जिससे संज्ञा की किसी एक ही प्रकार की वस्तु आदि व्यक्तियों की, ठीक है, व्यक्तियों का बोध होता है, याद रखें, किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का। ठीक है, समूहवाचक में आपके आ जाएंगे, समूह व्यक्तियों का समूह आ जाता है। द्रव्यवाचक में नाप तोल वाली वस्तुओं के। भाववाचक में संज्ञा में जो पदार्थ में पाए जाने धर्म गुण अवस्था आते। द्रव्यवाचक भाववाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं होते। संज्ञा के रूपांतर और या विकार 3 कारणों से होते हैं। ठीक है, लिंग, वचन और कारक। कौन कौन से हैं? लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के जिस शब्द में स्त्री और पुरुष की जाति का बोध हो, लिंग का बोध होता है। वचन विकारी शब्दों के जिसमें संख्या का बोध हो, ठीक है, वचन।
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से प्रकाशित हो उस रूप को कारक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। और हिंदी में वचन जो है दो है, एक वचन और बहुवचन। कारक कितने हैं? 8 है। आपको याद हो तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे अहो इत्यादि। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता। और सर्वनाम देख लेते हैं, इसके अनुसार 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक: पुरुषों, वक्ता, श्रोता, अन्य के नाम बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक से मैं, तू और आप। निजवाचक: स्वयं के लिए प्रयोग होता है, आप यानी आप। ठीक है, पुरुषवाचक से भिन्न हो जाएगा। वक्ता के पास दूसरी किसी वस्तु का बोध हो, यह वह। अनिश्चयवाचक: जिसका कोई निश्चय ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है, कुछ, कोई। संबंध: जैसे किसी से संबंध होता है ना, सो। प्रश्नवाचक: जहाँ क्या कौन आ जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हो जाते हैं। एक वचन और बहुवचन में, एक वचन में मैं, बहुवचन में हम आ जाएंगे, एक वचन में तू और एक बहुवचन में तुम आ जाओगे। तो इस तरीके से, ठीक है, ये है ये। तो इसलिए एक वचन बहुवचन की लिस्ट पूरी दे रखी है, आप इसको भी जरूर रीड करिएगा। सर्वनाम के 3 कारण बताएं: पुरुष, वचन और कारक रूपांतरण के। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद और उपभेद भी हैं। ठीक है, अब भेद देख लेते हैं इसके। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिणाम परिणाम बोधक। ठीक है, मूलवाचक सर्वनाम और यौगिक सर्वनामिक। अब इनमें भी गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोध, पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोध, ये आ जाते हैं। जो शब्द विशेषण शब्द विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के रूपांतरण के संबंध में कामता गुरु का जो है, कामता गुरु का मत सर्वमान्य है। तो उन्होंने क्या बोला था? हिंदी में अकारांत शब्दों को जोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतरण नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के समान है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग वचन कारक होते हैं। विशेषण के अंत, ठीक है, विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। मूलावस्था, और हिंदी में 3 अवस्थाएं मानी गई विशेषण की: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपने अब देख लेते हैं क्रिया। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं: मूल धातु, यौगिक धातु। यौगिक धातु के 3 हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने में सकर्मक और परिणात्मक धातु बनती है। संज्ञा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बन जाते हैं। एक धातु में 1 या 2 धातु जोड़ने से वो संयुक्त धातु जाते हैं। क्रिया के भेद देख लेते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से 2 भेद, कर्मक और सकर्मक। ठीक है, क्रिया के रूपांतरण निम्नलिखित कारणों से होते हैं: वाच्य, जिससे यह जाना जा सकता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में। ठीक है, काल, जिससे क्रिया के व्यापार का समय उसकी पूर्ण अवस्था का बोध होता है। भाव, क्रिया के जिस रूप से विधान, रीति, प्रयोजन, किस प्रयोजन से किया जा रहा है। पुरुष, 3 पुरुष हैं। लिंग कितने हैं? 2, वचन भी 2 हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष के निर्धारण को प्रयोग कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम जो करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। यहाँ से हमारा पद्य शुरू हो जाएगा। मेन हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होएगा। इसी से ही बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम कल करने जा रहे हैं, बने रहिएगा। क्लास 9 थी, क्लास 10th में हम इसको कवर करेंगे। तो कैसे लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।